ये आकाशवाणी है। बदलती फिजाएं। प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापक्रम की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं की 7वीं कड़ी, पर्यावरण परिवर्तन एक सच्चाई या फिर हवा। बदलती फिजा में खुद को बदलिए, असर देखने को घर से निकलिए, सुबह की फिजा में तपिश भी मिलेगी, तपिश की लहर में खुद ही संभलिए, बदलती फिजा में खुद को बदलिए, असर देखने को घर से निकलिए। नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। जी। आज हम संवाद नहीं बल्कि तथ्यों का विश्लेषण करेंगे कि क्या पर्यावरण की समस्या वास्तव में है और क्या इसमें बदलाव हो रहे हैं। ये बदलाव कितना खतरनाक है या फिर आंकड़ों का कोरा खेल है जिससे कि लोगों का ध्यान आकर्षित किया जा सके। आज हमारे इस कार्यक्रम में जाने माने पर्यावरणविद डॉक्टर रितेश, नमस्कार सबको। डॉक्टर राकेश, नमस्कार। मौसम विज्ञान विभाग के विशेषज्ञ और नीति निर्धारक इंजीनियर सौरभ, मेरी तरफ से भी सबको नमस्कार। जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारे साथ कुछ छात्र भी मौजूद हैं। जी, मैं साईं। और मैं कीर्ति। आप सभी को मैं कॉलेज स्टूडेंट्स की तरफ से नमस्कार करती हूँ। जैसा कि हमारे शिक्षकों ने बताया है कि आंकड़ों के अध्ययन से ही भविष्य का खाका तैयार किया जाता है। मैं डॉक्टर शैलजा और कुछ संदर्भ में जोड़ना चाहूँगी। विश्व के देशों के मौसम विज्ञानी जो आंकड़े इकट्ठा करते हैं उनमें एक रूपता नहीं पाई जाती है। डॉक्टर सौरभ, क्या हमारे पास विभिन्न देशों से विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध हैं? डॉक्टर शैलजा, इसका उत्तर तो शायद ना में होगा। नाम में? हाँ, ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा आज बहस में बदल गया है। ये मानव जो पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ कर रहा है और सरकार जो उसे रोकने के लिए नीतियां अपना रही है, ये भी अब तक स्पष्ट नहीं है। हाँ, लेकिन वैज्ञानिकों में एक सामंजस्य है कि पर्यावरण में हो रहे बदलावों का दूरगामी प्रभाव पड़ने वाला है और ऐसा मानवीय गतिविधियों के कारण हो रहा है। Exactly. जी डॉक्टर सौरभ, लेकिन लोगों के जहन में अभी भी बहुत सी दुविधाएं हैं, जैसे कि क्या ये गंभीर समस्या के रूप में उभर रहा है जो कि भविष्य में खतरनाक हो सकता है। इसको रोकने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? निर्मिता, क्या आप बताएंगी कि विश्व की कौन सी संस्थाएं इस क्षेत्र में काम कर रही हैं? धन्यवाद डॉक्टर शिल्पा। जितना कि हम समझ सके हैं, ये संस्थाएं हैं WMO यानी कि विश्व मौसम संगठन, UNO यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ और UNDP यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इनके अलावा कुछ और भी संस्थाएं हैं जो कि इस दिशा में काम कर रही हैं, जैसे कि रॉयल सोसाइटी, अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन। और इन सभी का मानना है कि पिछले 50 वर्षों में तापीय गैसेस का प्रभाव बहुत बढ़ा है। बिल्कुल सही निर्मता जी। डॉक्टर शिल्पा जी, पर हमें तो ये भी बताया गया है कि बहुत से ऐसे वैज्ञानिक हैं जो इससे सहमत नहीं हैं। अब आजकल ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बहुत चर्चा होती है। ये क्या है, कैसे बनती हैं और हमारे पर्यावरण पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल सही सवाल है अमाया। आम आदमी आज भ्रम में जी रहा है। उसे पर्यावरण में हो रहे बदलावों के बारे में बताने की जरूरत है। इन बदलावों का प्रभाव उसके जीवन पर पड़ रहा है। स्वास्थ्य संबंधी नई नई समस्याएं सामने आ रही हैं। डॉक्टर रितेश, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में?
कहने को तो बहुत कुछ है, मगर मैं सिर्फ 5 प्रमुख बिंदुओं पर थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जी सर। और उन पर चर्चा करना बहुत आवश्यक है। देखिए, पहला है तापमान का बढ़ना। अब जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, गर्म हवाओं का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। अब इससे लू लगना, शरीर में पानी की कमी का होना और शरीर के अन्य महत्वपूर्ण अंग बहुत प्रभावित होते हैं। बच्चे, बुजुर्ग और गरीब अभावग्रस्त लोग इससे थोड़ा ज़्यादा प्रभावित होते हैं। दूसरा है जल चक्र। बढ़ते तापमान से सूखे का पड़ना, वर्षा की कमी, अधिकता आदि जल चक्र को प्रभावित करते हैं। अब पानी जीवन है और जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करता है। देखिए, आने वाले समय में साफ पानी की गंभीर समस्या का सामना हमें करना पड़ सकता है। हाँ सर, हमारे एक अध्याय में पानी की समस्या पर विस्तार से बताया गया है। अमेरिका की सबसे बड़ी झील मीड में आधी मात्रा में ही पानी रह गया है। करेक्ट जी, और विश्व के कई शहरों में ये समस्या आ सकती है। पर्यावरण की समस्या जल की उपलब्धता को बाधित कर रही है। बिल्कुल। तटीय क्षेत्रों में तूफान और लहरों का प्रभाव भी बढ़ रहा है। बहुत ठीक, बिल्कुल सही कहा तुमने। देखो, तुम्हारी जिज्ञासा का उत्तर शीघ्र ही इस चर्चा में होगा। थैंक्स सर। तो मैं बात कर रहा था मुद्दों की, तो अब तीसरा मुद्दा ये है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, वो है स्वच्छ वायु। ग्रीन हाउस गैसेस धरती के तापमान को बढ़ाने में बहुत बड़ी कारक हैं। जीवाश्म ईंधन के जलने से खतरनाक गैसों के साथ साथ महीन कणों का भी उत्सर्जन होता है और ये हमारे फेफड़ों में जाती हैं और स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। अब उससे आंखों में जलन, दमा, खांसी, गले और फेफड़ों की समस्याएं, कैंसर, हृदय से संबंधित बीमारियां घर पकड़ती जा रही हैं। ये तो कितना खतरनाक है। बिल्कुल, समय से सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। खैर, आगे बढ़ते हैं जी। तो अगला संभावित खतरा है जीव और प्रजीवों से होने वाली बीमारियां, यानी वेक्टर बोर्न डिजीजेस। अब कीड़े मकोड़ों से, जैसे मच्छर, पिस्सू, माइट्स आदि जीवों से होने वाली बीमारियां हैं। अब जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो कुछ कीटों की आबादी कई गुना बढ़ती चली जाएगी। जीका, इबोला, बर्ड फ्लू जैसी बीमारियों का नाम तो सुना ही है, उनका प्रकोप बढ़ता जा रहा है जी। और इनके अलावा एक और कारक है। वो क्या? वो है एक्सट्रीम वेदर। बाढ़, तूफान, आंधी, ये सब भी पर्यावरण में हो रहे बदलावों के कारण आ रहे हैं और इससे जान माल की हानि होती है और कई अन्य समस्याएं पैदा होती हैं। गॉड, ये तो बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं थी। थैंक यू डॉक्टर रितेश। तो इससे स्पष्ट होता है कि पर्यावरण की समस्या है और धीरे धीरे ये गंभीर होती जा रही है। डॉक्टर सौरभ, इसके पीछे की भूमिका क्या है? आप इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? भूमिका। जी जी हाँ, पर्यावरण के बदलाव के पीछे का विज्ञान बहुत साधारण सा लगता है। 150 वर्ष पूर्व ही आयरिश भौतिक वैज्ञानिक जॉन टिंडल और स्वीडन के वैज्ञानिक स्वांते अरेनियस और साथ ही भारत के डॉक्टर जगदीश भगवती और सुजन जॉर्ज ने यह पता लगा लिया था कि विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। उन्होंने ये भी बताया कि इससे तापमान की बढ़ोतरी होना तय है, लेकिन लंबे समय तक ये सिर्फ अकादमिक विषय ही बना रहा, जब तक कि तापमान में निश्चित परिवर्तन दिखने नहीं लगे। जी हाँ डॉक्टर सौरभ, सूर्य धरती पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। बिल्कुल। इंफ्रारेड किरणें इस ऊर्जा का ही रूप तो है, परंतु ग्रीन हाउस गैसेस के प्रभाव के कारण ये ऊर्जा धरती पर ही ठहर जाती है और वापस परावर्तित हो ही नहीं पाती। बिल्कुल सही कहा आपने। इसके अलावा भी बहुत से पहलू हैं जिनकी जानकारी आवश्यक है। आईपीसीसी पैनल इस निर्णय पर पहुंचा है कि मानव निर्मित गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन, ये सारी गैसेस पृथ्वी के तापमान को पिछले 50 वर्षों में बढ़ाने में 95% कारक रही हैं। क्या? बढ़ती आबादी, औद्योगिक गतिविधियां और जीवाश्म ईंधन तथा ये बेतरतीब विकास ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देने में अहम कारक हैं। सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैज्ञानिक तथ्य भी इसके साक्षी हैं। अब तो तकनीकी दृष्टि से भी ये साबित हो गया है कि इनके पीछे ग्रीन हाउस गैसेस ही हैं। सही कहा। टिंडल ने सबसे पहले इसके प्रमाण दिए थे।
कुछ वैज्ञानिक सारी धरती पर इस प्रकार के प्रयोगों के पक्ष में हैं, जिससे स्पष्ट तौर पर इस ओर अधिक प्रकाश डाला जा सकता है। हाँ, ये उचित रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो ये जानकर खुशी हुई कि अमैया आप इस विषय में रुचि रखती हैं। थैंक यू सर। देखिए, ये बात समझने वाली है कि वायुमंडल में बढ़ रही ग्रीन हाउस गैसेस को दर्शाना अब आसान है। आसान? कैसे? देखिए, इसको उदाहरण के साथ समझाना आसान होगा। अब रेलगाड़ी के एक डिब्बे की क्षमता हमें पता है और उसका डिजाइन भी उसी के अनुसार बनाया जाता है। हाँ, जी, बिल्कुल ऐसे ही होता परंतु क्या चलती गाड़ी में यात्रियों की संख्या कम या ज्यादा की जा सकती है? बिल्कुल नहीं सर। है। देखिए, डिब्बे के अंदर उपलब्ध सुविधाएं सीमित हैं और स्थान भी। सच्ची। यही नियम हमारी पृथ्वी के लिए भी लागू होता है। साधन सीमित हैं, जिन्हें बढ़ाना आसान ही नहीं, नामुमकिन है। बिल्कुल सही डॉक्टर राकेश। मैं यहाँ कुछ जोड़ना चाहूँगी कि 4 जुलाई 2017 को इयान जॉनस्टन ने अपनी रिपोर्ट में पर्यावरण परिवर्तन संबंधित मुद्दों पर सवाल खड़े किए हैं। ग्लोबल वार्मिंग और गर्माती धरती पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। उनकी अपनी चिंताएं हैं, आगे क्या हो सकता है और किस प्रकार भविष्य में उससे निपटा जा सकता है, इस पर अलग से प्रकाश डाला है। डॉक्टर राकेश, क्या पर्यावरण परिवर्तन इतना बड़ा मुद्दा है? यदि ये बदलाव नाम मात्र का हुआ तो क्या किया जा सकता है? डॉक्टर शिल्पा, अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। बिल्कुल सर। ग्लोबल वार्मिंग पॉलिसी संस्थान का तो बहुत लचीला विचार है। परिवर्तन हो रहा है, इस पर तो सहमत हैं। हाँ। परंतु इसका प्रभाव किस रूप में हो सकता है, ये स्पष्ट नहीं है। इनके अनुसार ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। क्या? और जीवाश्म ईंधन की खपत रोकना बेईमानी है। वो कहते हैं कि इसका प्रभाव लाभकारी है, जैसे कि पृथ्वी की हरियाली बढ़ाने में मददगार होगा। इसे उन्होंने ग्लोबल ग्रीनिंग कहा है, क्योंकि वायु में कार्बन की मात्रा बढ़ने से पेड़ पौधों की बढ़ोतरी अच्छी होगी, ये कहते हैं वो लोग। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जैव विविधता विनाश की ओर बढ़ रही है। हो सकता है कि मानव सभ्यता सिर्फ कुछ सीमित स्थानों तक ही रह जाए, जैसे कि पृथ्वी के ध्रुवीय प्रदेशों में। तो कुल मिलाकर दोनों का दृष्टिकोण भिन्न है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्रोफेसर टिम पामर का कहना है कि ये प्रभाव नगण्य से लेकर अति गंभीर और खतरनाक हो सकता है। अब डॉक्टर रितेश, इसे कंप्यूटर मॉडल के माध्यम से अच्छी तरह समझा सकते हैं, तो सर प्लीज। धन्यवाद डॉक्टर शिल्पा। मैं वो कंप्यूटर मॉडलिंग से संबंधित अपने विचार साझा करना चाहूँगा। बिल्कुल। कंप्यूटर मॉडल गणित, भौतिक विज्ञान के सिद्धांत और उपलब्ध ज्ञान के समावेश से तैयार किया जाता है। गणनाओं के आधार पर पृथ्वी का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। यदि पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दुगनी हो जाती है तो वैसे पिछले आइस एज से लेकर अभी तक यह स्थिर रहा है। अब सन 2007 में इसकी ठीक ठीक मात्रा 384 ppm रही है। क्योटो प्रोटोकॉल ने 3 मुख्य ग्रीन हाउस गैसेस को माना है, जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। यदि हमने अभी से उचित कदम नहीं उठाए तो इनकी मात्रा शीघ्र ही बढ़कर लगभग 560 ppm तक जा सकती है। डॉक्टर रितेश, ये मॉडल यदा कदा पर्यावरण परिवर्तन के खिलाफ आवाज उठाने वालों के लिए मजाक बनकर रह जाते हैं। अब क्योंकि इनके विश्लेषण और परिणाम उपलब्ध आंकड़ों पर निर्भर करते हैं, फिर भी ये बहुत सटीक ठहरते हैं। करेक्ट। आर्हेनियस का अनुमान था कि ध्रुवीय प्रदेश आशा के विपरीत बहुत शीघ्र गर्म होने की स्थिति में होंगे, और कंप्यूटर मॉडल से ये बात सही भी पाई गई है। वाह, थैंक यू डॉक्टर शैलजा। तो साथियों, अब ये स्पष्ट हो चुका है कि ग्रीन हाउस गैसेस का उत्पादन और उनकी मात्रा हमारे वायुमंडल में बढ़ रही है। जीवाश्म ईंधन की खपत जितनी जल्दी हो सके हमें कम करनी होगी। इससे प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले खतरों से भी बचा जा सकता है। कुछ क्षेत्रों में तो अत्यधिक गर्मी या सर्दी के कारण मानव का रहना नामुमकिन सा हो गया है। बिल्कुल ठीक कहा। डॉक्टर सौरभ, आपकी इस पर क्या राय है?
देखिए डॉक्टर शिल्पा, कुछ वैज्ञानिकों ने तो शक जाहिर किया है कि ये सब ग्लोबल वार्मिंग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का नतीजा है, अच्छा। जहां आंकड़ों को गलत ढंग से पेश किया जाता है और इच्छा अनुसार परिणाम दिखाए जाते हैं, जिससे कि विरोध स्वर को दबाया जा सके। अब इससे राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर विचारों को दबाना या फिर उनको बल देना आसान हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के विरोध में बोलने वालों का मत है कि ये सब धन बल और राजनीतिक सौदेबाजी करने वालों का खेल है। लेकिन यहाँ ये तथ्य भी ध्यान देने लायक है। आईपीसीसी यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का निष्कर्ष है कि सन 1750 के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ही ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारक है। डॉक्टर राकेश, इस वर्ष केरल में आई बाढ़ को एक उदाहरण के रूप में यहाँ लिया जा सकता है। जी बिल्कुल। इसे मानव गतिविधियों का परिणाम ही कहा जा सकता है। अत्यधिक निर्माण, खानों में पत्थरों की खुदाई और वृक्षों का काटना इसका मुख्य कारण कहे जा सकते हैं। पानी की निकासी को हमने बाधित कर दिया है। अब देखिए, लोगों को बसाने के लिए धन और संसाधनों का उपयोग बेतरतीब बढ़ रहा है। मैं समझी नहीं, आपके कहने का तात्पर्य क्या है? क्या आप फिर से बताएंगे? जी बिल्कुल। देखिए, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि पर्यावरण के खतरों की गंभीरता भूभौतिकी, जैविक और सामाजिक आर्थिक संदर्भों में हो रहे परिवर्तनों के रूप में आंकी जा सकती है। समुद्रों के किनारे पड़ने वाले शहरों, कृषि भूमि और जनसंख्या के स्वरूप में हो रहे बदलावों को इसके कारण समझा जा सकता है। ठीक कहा आपने। देखिए कीर्ति, पश्चिमी घाट इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। कस्तूरी रंगन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में विकास और पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने की बात कही है। गाडगिल पैनल ने पश्चिमी घाट को बचाए रखने के लिए 142 जिलों पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। जोन 1 में केरल राज्य को लिया है, जहां का पर्यावरण अति संवेदनशील है। वहां पर विकास की सभी गतिविधियों को सीमित रखने की बात कही गई है। लेकिन डॉक्टर राकेश, यहाँ ये कहना भी उचित होगा कि केंद्र सरकार ने माधव गाडगिल रिपोर्ट को मानने से ही मना कर दिया था। ये सब बड़े बड़े भूमाफियों के दबाव में किया गया। इसके विरोध में धरना प्रदर्शनों का आयोजन किया गया, किसानों को बरगलाया गया। इस प्रकार के खराब प्रबंधन का क्या कोई उदाहरण है? हाँ बिल्कुल, मुंबई। हाँ, मुंबई, इस शहर को हम उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। हाँ, सही बात। दूसरे शहरों की बजाय यहाँ पानी की खपत बहुत अधिक है। घर से निकलने वाला गंदा पानी बर्बाद चला जाता है, क्योंकि इसके साफ करने और उनके पुनः चक्रण की कोई व्यवस्था नहीं है। महासागरों में हालांकि उपलब्ध जल का 97% है, परंतु उसे हम काम में नहीं ला सकते। पृथ्वी को बचाने के लिए और मानव की सुरक्षा के लिए हमें पानी को बचाना होगा। बिल्कुल सही कहा है आपने डॉक्टर शिल्पा। जी सर। अब देखिए, इसी प्रकार थोड़ी दूरी तय करने के लिए हम कारों का सहारा लेते हैं। साइकिल का इस्तेमाल करना छोड़ ही दिया है बिल्कुल। सच में? तो हमें वो है ना, वो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार, उस सिद्धांत पर चलना होगा। जी, बहुत जरूरी है। हमें बिजली की खपत को कम करना होगा। गैर पारंपरिक प्रदूषण रहित ऊर्जा पर अधिक ध्यान देना होगा। आप समझे? जी, इससे ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन भी कम होगा। पेट्रोल और डीजल की खपत को भी कम करना होगा। वाह साईं, वेरी नाइस, वेरी गुड इन्फॉर्मेशन। तो सारांश यही निकलता है कि विज्ञान ने बहुत कुछ दिया है। इन बदलावों को हम समझ पा रहे हैं। आज की इस चर्चा में अच्छे मुद्दे उठाए गए हैं। हम समझ पा रहे हैं हमें क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। जी। भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी तकनीक अपनानी होगी और आवश्यक कदम भी उठाने होंगे। निर्णयकर्ताओं और नीति निर्धारकों के लिए इस जानकारी का होना बहुत जरूरी है। अब पर्यावरण एक कॉम्प्लेक्स पहलू है, समझने और जानने में समय लगता है। और सबसे बड़ी और ज़रूरी बात यह है कि आंकड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करना है, जिससे सटीक कंप्यूटर मॉडलिंग और विश्लेषण किया जा सके। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पर्यावरण परिवर्तन और इसमें हो रहे बदलावों को समझना और भी आसान हो जाएगा अगर ये सारी चीज़ें हमारे पास इकट्ठी हो जाएं।
बहुत कुछ सही सही समझने में हम सफल भी रहे हैं, परंतु अभी भी ये राह लंबी है। बिल्कुल सही कहा सर आपने, अभी भी ये राह बहुत लंबी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज हम विराम लेते हैं। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद, विशेषकर आज के हमारे सभी विशेषज्ञों का। थैंक यू। धरती तपता अंबर उमड़ रहा है, सात समंदर तेज धूप का असर बढ़ा है, क्रोध सूर्य का शिखर चढ़ा है, नदी भी तरसने लगी पानी के लिए, हिमखंड की तरह अब खुद तो पिघले। बदलती फिजाएं। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापक्रम की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं की 7वीं कड़ी सुन रहे थे। पर्यावरण परिवर्तन एक सच्चाई या फिर हवा। आलेख व अनुसंधान डॉक्टर शिवानी डागे का था। हिंदी अनुवाद डॉक्टर RS यादव। समन्वय डॉक्टर नकुल पराशर और डॉक्टर बीरेंद्र कुमार त्यागी। निर्देशन शरद शर्मा। प्रस्तुति सहायक दीक्षा शर्मा और इस कड़ी के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा। भाग लेने वाले कलाकार थे योगेंद्र टिक्कू, विजय नागयाल, शिखा वर्मा, प्रज्ञा झा, निधिकांत पांडे, सविता शर्मा, ऋषि उन्नियाल और वसुंधरा बोस। साथियों, अभी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले प्रश्नों का। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। और हमारा आज का पहला प्रश्न है, वेक्टर बॉर्न डिजीजेज क्या है? और दूसरा प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल ने कौन सी 3 गैसों को मुख्य ग्रीन हाउस गैस माना है? हमारा पता नोट करें। विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं द्वारा केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 615, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप अपने उत्तर हमें ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल पता है radio@vigyanprasar.gov.in। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ अपना पूरा नाम, पता, आयु, व्यवसाय अवश्य लिखें। यदि विज्ञान क्लब से जुड़े हैं तो कुल सदस्यों की संख्या लिखना ना भूलें। हाँ, अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो वो भी जरूर लिख भेजिएगा। धारावाहिक बदलती फिजाएं की अगली कड़ी आप अगले सप्ताह इसी दिन और इसी समय सुन सकेंगे। नमस्कार।